नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीजेपी वालों में एक आदत तो है कि जब उनकी सफलता मिलती है उन्हें, तो उसका वो ढिंढोरा अच्छी तरह से पीट देते हैं। मीडिया में भी गा देते हैं और सब जगह ये बात बताने लगते हैं कि देखिए हमारी पार्टी कितनी तरक्की कर रही है, कितनी आगे निकल रही है, छोटे छोटे चुनाव भी हम कितने बड़े बड़े अंतर से जीत रहे हैं। लेकिन जहाँ बड़े चुनाव वो हार जाती है, उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। अभी हाल ही में कई उपचुनाव हुए, इसके अलावा कई तरह के चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, इन सब की बातें खूब हुई हैं। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी को एक ज़ोरदार झटका जो मिला है, उस झटके की बात कहीं नहीं हुई है। और ये झटका उसे किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी के नेताओं ने ही दिया है। वो कैसे दिया है, मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में अभी 6 एमएलसी सीटों के चुनाव हुए और ये सीटें स्नातक क्षेत्र की भी थी, शिक्षक क्षेत्र की भी थी और स्थानीय निकाय क्षेत्र की भी थी। और इन 6 सीटों में से बीजेपी केवल एक जीत पाई। और इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बीजेपी इसमें अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीट भी हार गई, और वो महत्वपूर्ण सीट थी नागपुर की। आपको पता ही है कि नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी यहीं से आते हैं। लगभग 20-25 साल से यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सीट बीजेपी कैसे हार गई? 3 दशक में इस सीट को बीजेपी ने कभी नहीं हारा, उसके बावजूद भी ये सीट कैसे हार गई? इसके बारे में अभी किसी ने कोई अपनी खास ओपिनियन नहीं दी है। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जिनके ऊपर इस हार का सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उन्होंने इन चुनावों में हार के बाद ये कहा कि देखिए ठीक है कि हम ये चुनाव हार गए, हम इस पर अपना आकलन करेंगे कि हम क्यों हारे, किस वजह से हारे, और इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। शायद हमारी प्लानिंग में कहीं कोई कमी रह गई, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर हारे तो क्यों हारे। मैं बताता हूँ आपको क्यों हारे। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी वर्सेस देवेंद्र फडणवीस 2 बड़े गुट बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से उनकी पोजीशन पार्टी में बड़ी हो गई है, और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के बाद उनकी पोजीशन में एक ठहराव सा आ गया है। एक समय ये था कि लोग उनके बारे में ये कहने लगे थे कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, और मीडिया के एक सेक्शन ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें लेकर एक कैंपेन भी चलाई थी कि मोदी से बेटर कैंडिडेट हो सकते हैं नितिन गडकरी। लेकिन किस्मत में तो मोदी की लिखी हुई थी कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनना है। बहरहाल, नागपुर की अगर मैं बात करूं, नागपुर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पिताजी भी कर चुके हैं, और देवेंद्र फडणवीस के पिताजी गंगाधर राव फडणवीस वो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर सकें, यहाँ से एमएलए रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो नागपुर इलाका है, ये दोनों का ही इलाका है। पहले नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस के पिता, ये लोग इस सीट को रिप्रेजेंट करते थे, और अब नागपुर देवेंद्र फडणवीस के नाम से जानी जा रही है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बहरहाल, मैं डिटेल में जाता हूँ। महाराष्ट्र की इन सीटों के बारे में आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पर जो सीटें हुई हैं, विधान परिषद की जिन 6 सीटों के लिए यहाँ चुनाव 1 दिसंबर को हुआ था, उसमें 3 सीटें स्नातक सीट की थी, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे। 2 सीटें शिक्षक खंड की थी, अमरावती और पुणे, यानी पुणे की दोनों सीटों पर चुनाव थे, शिक्षक वाली और स्नातक भी। और एक स्थानीय निकाय सीट थी नंदुरबार की। केवल नंदुरबार ही बीजेपी ने जीती है, बाकी सारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने जीत ली है, जो कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। इन सीटों के बारे में अगर अलग अलग से मैं डिटेल में आपको बताऊं, तो नागपुर से कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने बीजेपी के संदीप जोशी को हराया है। संदीप जोशी वहाँ के मेयर हैं नागपुर के, और वो देवेंद्र फडणवीस के खासम खास थे। इसी सीट के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने पुणे शिक्षक खंड की सीट भी जीती है, वहाँ पहली बार उसे जीत मिली और उनके जयंत असगांवकर वहाँ से जीते।
अमरावती शिक्षक सीट पर निर्दलीय किरण सरनायक जीती हैं। उन्होंने शिवसेना के श्रीकांत देशपांडे को हराया। औरंगाबाद सीट स्नातक सीट थी, वहाँ से एनसीपी के सतीश चौहान ने बीजेपी के शिरीष बोरालकर को हराया। पुणे स्नातक सीट पर एनसीपी के अरुण लाड ने बीजेपी के संग्राम देशमुख को हराया। बीजेपी केवल नंदुरबार निकाय सीट जीत चुकी, जहां से अमरीश पटेल अच्छे खासे वोटों से जीते। और इस चुनाव के जो नतीजे हैं, इनमें जो एमवीए की जो सफलता हासिल हुई है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। देखिए, अब जो विधान परिषद है उसमें 78 सदस्यीय विधान परिषद है, जिसे कि अपर हाउस कहा जाता है। सभी राज्यों में नहीं होती है, कुछ बड़े स्टेट्स में ही होती है। और इसमें लगभग मेजॉरिटी की तरफ बढ़ गया है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। उनकी 34 सीटें इनमें से हो गई हैं, 78 में से 34 सीटें उनके पास हैं। और इन चुनावों को उद्धव ठाकरे की अग्नि परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से पहली बार चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो कैसा प्रदर्शन करती है, इसके बारे में उसमें देखा जा रहा था। और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की है उन्होंने। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी सारा ही इलेक्शन। और आपको जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इसमें से जो सफलता मिली है उसमें एक सीट केवल बीजेपी को मिली है। नागपुर के बारे में बात करते हैं। नागपुर बीजेपी का गढ़ है। 1998 से और लगभग 2014 तक ही मान लें तो नितिन गडकरी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं, और जनसंघ का ये मुख्यालय है। और फडणवीस के पिताजी जो गंगाधर राव फडणवीस थे, वो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जनसंघ के टिकट पर। और इसके अलावा इस सीट पर जो मेन एक मुद्दा था वो ये था कि जो यहाँ पर एमएलसी थे अनिल सोले, नितिन गडकरी चाह रहे थे कि उन्हीं को टिकट दिया जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिद पकड़ कर बैठ गए थे कि नहीं, संदीप जोशी को टिकट देंगे। संदीप जोशी जो कि यहाँ के मेयर भी हैं। संदीप जोशी ने जब विधानसभा चुनाव हुआ था देवेंद्र फडणवीस वाला, पिछले वाला, उसमें उन्होंने उनके कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई थी और उनके चुनाव का उन्होंने संचालन किया था। और इसलिए संदीप जोशी को यहाँ से टिकट दिलवाना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। देवेंद्र फडणवीस ने संगठन के सामने ये कह दिया था कि भाई संदीप जोशी को ही टिकट जाएगा। और अब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की चल रही है वहाँ पर, तो देवेंद्र फडणवीस संदीप जोशी को टिकट दिलवाने में सफल रहे। इसके बाद अनिल सोले जो कि यहाँ पर एमएलसी थे और उनका टिकट नहीं हो पाया, बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। नितिन गडकरी ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किए। और इसके अलावा जो कांग्रेस थी, उसने इस सीट पर जो ओबीसी मत वोट हैं उन्हें काफ़ी अपने पक्ष में जुटा लिया, क्योंकि संदीप जोशी ब्राह्मण हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ओबीसी मतों को अपने फेवर में कर लिया और ये सीट जीतने में सफलता हासिल की। हालांकि अनिल सोले जिनका टिकट यहाँ से नहीं हो पाया, उनसे जब मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो अनिल सोले का ये कहना था कि हमारा टिकट देरी से डिक्लेयर हुआ, इसलिए हम यहाँ की प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सके और इसी वजह से हम ये चुनाव हार गए। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस और नागपुर में नितिन गडकरी के साथ उनकी अदावत बीजेपी को भारी पड़ रही है। बीजेपी सरकार नहीं बना पाई वहाँ पे। कुछ लोगों ने ये कहा था कि नितिन गडकरी को हम अगर जिम्मेदारी सौंप दें तो वो यहाँ पर सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप सरकार यहाँ पर बनवा लूँगा। उन्होंने अजीत पवार से बात की थी, आपको पता ही है कि रातों रात किस तरह से उन्होंने शपथ ली थी और फिर अजीत पवार भागकर चले गए थे वापस और शिवसेना के साथ मिलकर एनसीपी ने सरकार बना ली और वो डिप्टी सीएम बन गए। देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ी चूक की थी और अब कुछ ऐसा भी मैसेज जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की गलतियाँ बीजेपी को आने वाले समय में यहाँ भारी पड़ सकती हैं। बहरहाल अगर और सीटों की बात करूँ तो जो पुणे सीट है, पुणे की स्नातक सीट, वहाँ भी बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पास ये सीट लगभग 3 दशक तक थी। प्रकाश जावड़ेकर यहाँ से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल वो भी यहीं से जीतते रहे हैं चुनाव, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। और फिलहाल स्थिति ये है दोस्तों
कि नागपुर विधान परिषद में भी जो नागपुर की जो जिला परिषद के चुनाव हुए थे अभी पिछले दिनों, उसमें भी बीजेपी ने यहाँ पर बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था। उसमें 58 में से केवल 15 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को 30 सीटें मिल गई थी। यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की आपसी जो रंजिश है उसका फ़ायदा यहाँ पर बखूबी उठाया है और सफलता हासिल की है। बहरहाल अब स्थिति यही है कि जो महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए विधान परिषद के, इनमें 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 1 एनसीपी के खाते में गई और 1 सीट मिली बीजेपी को। तो ये सब स्थिति बन रही है। और अब महाराष्ट्र में फ़िलहाल ये लगता नहीं, जैसे कि पिछले दिनों अटकलें लग रही थी कि महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार गिर सकती है, बीजेपी फिर सरकार बना सकती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बूते ये काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, नितिन गडकरी होंगे तो ज़रूर जोड़ तोड़ करा सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी अब उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़्यादा नहीं चलने दी जा रही है, तो वो बिल्कुल एकदम शांत होकर बैठ गए हैं। और इस तरीके से बीजेपी अब महाराष्ट्र में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति, इस पर हम लगातार वीडियो बनाते रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर सरकार कैसी चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की आपसी खींचतान की वजह से नीचे जा रही है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए और देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।